हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि एनएम सेकेंड ईयर का ये पार्ट है जिसमें कि यूनिट सेकेंड का ये फिफ्थ लेक्चर होने वाला है। तो इसके पहले की अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले उसको प्लीज़ देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए जिससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। तो आज हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, MIEC जिसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा इसको देख के, बट ये नहीं है। इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन फर्स्ट यूनिट में है, जिसका इंफॉर्मेशन का अर्थ होता है कि सूचना देना, एजुकेशन का मतलब शिक्षित करना, और कम्युनिकेशन का मतलब कि कम्युनिकेट करना लोगों को। तो ये जो होता है इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है, बट फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो होता है सूचना शिक्षा संप्रेषण की ये विधियाँ होती हैं इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, जो संयुक्त रूप से व्यक्ति, परिवार, समूह, संगठन और समुदाय के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य उनका बनाने के लिए, अच्छे से स्वास्थ्य उनका रहे उसके लिए बेहतर देखभाल के अवसर प्रदान करती हैं। तो ये इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन वो होता है, बट ये है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इवैल्यूएशन सिस्टम। तो इसको हम देखते हैं कि ये क्या होता है। प्रबंधन, सूचना और मूल्यांकन प्रणाली व्यक्तियों, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन और उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन है। इसका मतलब ये है कि जो भी मैनेजमेंट है और जो भी मूल्यांकन प्रणाली होती है व्यक्तियों के, टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन के मध्य में, उनके बीच में जो परस्पर संबंध होता है उसके अध्ययन के लिए एक प्रणाली होती है। या व्यक्तियों, समूहों, संगठनों से किस प्रकार प्रणाली टर्मट निर्णय सपोर्ट प्रणालियों, एक्सपर्ट प्रणालियों और एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम से जोड़ा जाए कि साथ साथ क्षमता में सुधार और निर्णय लेने की प्रभाविकता के लिए सूचना बनाना, प्रणालियों का उपयोग, मूल्यांकन। मतलब इसका मतलब ये है कि जितने भी समूह होते हैं, जो भी प्रणालियाँ होती हैं, उसके जो सिस्टम होते हैं, उसके जो एक्सपर्ट हैं, जैसे कि कोई भी प्रणाली बनाई जा रही है तो उसके जो एक्सपर्ट हैं उसमें किस तरीके से उन लोगों से की शिक्षा ली जाती है कि किस तरीके से इसमें धीरे धीरे सुधार लाया जाए और इस सूचना को लोगों तक पहुंचाया जाए, और इसका मूल्यांकन, डिजाइन, क्रियान्वयन और प्रबंधन करना ही MIC कहलाता है। मतलब इसका अर्थ ये है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन सिस्टम जो होता है, इवैल्यूएशन सिस्टम जो होता है वो एक दूसरे, मतलब इसका अर्थ होता है कि जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हों उनको किस तरीके से प्रभावी बनाया जाए और बेहतर तरीके से बनाया जाए, ये इसका मेन उद्देश्य होता है। यह व्यक्ति हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, संचार जाल, कम्युनिकेशन नेटवर्क और आंकड़ों के स्रोतों को एक संगठित योग है जो क्या करता है, जो एक संगठन में सूचनाओं का एकत्रीकरण करते, रूपांतरण और प्रसार करता है। इसका मतलब ये है कि यह जैसे कि कंप्यूटराइज माध्यम से जोड़ने का एक तरीके से कार्य करता है। एक दूसरे से संबंधित इंटरलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक निश्चित विषय संबंध सूचना की प्रक्रिया, भंडार, स्टोर, संग्रह, कलेक्शन और वितरण के लिए मिलकर कार्य करने की यह एक व्यवस्था है। यह एक दूसरे से मिलकर एक टेक्नोलॉजी के रूप में जो कार्य होते हैं, एक अच्छे तरीके से जो टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्य होते हैं उन सबको मिलकर कैसे किस तरीके से वितरण किया जाए, उस सब की एक व्यवस्था होती है ये। तो अब हम देखते हैं कि इसके इम्पॉर्टेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो MIEC जो होता है वो मैनेजर और जितने भी वहाँ के स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं को प्रभावी निर्णय लेने में सूचना और सहारा देती है तथा दैनिक कार्य में प्रतिपुष्टि फीडबैक प्रदान करती है। जैसे कि अगर कंप्यूटराइज सिस्टम रहेगा तो वो आप आसानी से जान सकते, जैसे कि मोबाइल हो गया, एक कंप्यूटर है हम लोग के पास, जैसे कि मोबाइल एक छोटा कंप्यूटर के थ्रू हम अगर मानते हैं तो इससे क्या होता है कि सारे कार्य इजी हो जाते हैं ना। किसी के पास कॉल लगानी हो तो आराम से आप बात कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जब इसको कंप्यूटराइज सिस्टम से जोड़ा जाएगा, MIEC एक ऐसा ही सिस्टम होता है जिसको कंप्यूटराइज या टेक्नोलॉजी से जोड़ना होता है। तो अगर आप जोड़ेंगे तो उसकी वजह से आप क्या होगा, कोई भी कार्य आसानी से हो जाएगा।
उपज प्रक्षेपण करना या प्रतिवेदन रिपोर्ट्स को लेन देन करना, आंकड़ों को एकत्रीकरण करना, इस सब के थ्रू अगर आप कंप्यूटर में जो आंकड़े हैं उनको एकत्रीकरण करेंगे तो बहुत जल्दी आसानी से मिल जाता है। और अगर आप सर्च में जाएंगे तो कोई भी वैसे आप टेबल वगैरह में पर्ची वगैरह में लिखे हैं तो आप ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा माध्यम होता है जिससे कि आप अगर सर्च करेंगे तुरंत भी जिसकी भी रिपोर्ट चाहिए आपको आसानी से मिल जाती है। तो ये होता है प्रत्येक MIEC उप प्रणालियों सब सिस्टम का एक एकत्रीकरण संग्रह होता है जिन्हें संगठन के अंदर कार्य करने वाली दिशाओं फंक्शन लाइंस के साथ प्रारूपिक रूप से संगठित किया जाता है। तो इससे क्या होता है एक्यूरेट, जैसे कि जो भी चीज़ें होती हैं वो सटीक आ जाती हैं, सही आ जाती हैं, टाइम की भी बचत होती है इसकी वजह से। तो ये सब चीज़ें होती हैं इसके अंतर्गत। और हम देखते हैं क्या होता है, जैसे कि इंगेजमेंट, अगर कोई भी व्यस्त है इंसान, कोई भी चीज़ व्यस्तता है तो उसमें भी ये बड़े ही आसानी से बड़े ही जल्दी कामों को सही कर देती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी से अगर हम जुड़े रहेंगे तो बहुत ही इस तरीके से काम हो जाता है। एप्लीकेशन रियलिटी, तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो MIEC की समस्या क्या है, इसकी प्रॉब्लम्स भी कुछ होंगी। अगर अच्छा है तो भाई, जिसने एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कोई बुराइयाँ होती हैं। तो देखते हैं अब इसकी बुराइयाँ क्या हैं। अभी तक उपरोक्त में से अनेक प्रणालियाँ उपयोग के योग्य नहीं है क्योंकि संगठन या स्वास्थ्य प्राधिकरणों का नई प्रौद्योगिकी में पूंजी निवेश का मन नहीं है। जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा पैसा, अब टेक्नोलॉजी से अगर जोड़ेंगे, कंप्यूटराइज सिस्टम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो पैसा लगेगा ही। तो उसमें संगठन जो स्वास्थ्य प्राधिकरण है वो लोग पूंजी को ख़त्म नहीं करना चाहते, अपने पैसों को वेस्ट नहीं करना चाहते, मीन्स लगाना नहीं चाहते, नई चीज़ों को लाने में सोचते हैं। उनके अंदर ये रहता है कि पता नहीं सही होगा कि चलेगा कि नहीं, टिकाऊ होगा कि नहीं, ये सब चीज़ें उनके अंदर आती हैं, तो इस वजह से उसको नहीं लेना चाहते हैं। मूल्य व्यापार लाभ उत्पादन लाभों से संतुलित नहीं है। जैसे कि जिस तरीके से जितनी ज़्यादा इसका मूल्य है बजट में ज़्यादा है, उस तरीके से उतना लाभ नहीं दे पाता है, इसलिए लोग नहीं लेना चाहते। कंप्यूटराइज प्रणाली में सटीक की विशेषज्ञ कला स्पेशलिस्ट स्किल्स को दोहराया रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। जैसे कि जो भी कंप्यूटराइज प्रणाली रहेगी उसमें स्पेशलिस्ट जिसके पास स्किल्स होते हैं, जिसके पास जो कंप्यूटर को अच्छे से चलाने में माहिर हो, वही इस काम को कर सकता है। अगर उसको जैसे कि आप दूसरे को किसी को कर दिए तो फिर उसको गलत हो जाएगा, फिर इधर उधर करना पड़ेगा। तो इसलिए ये कार्य क्या कहा जाता है कि थोड़ी इसकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से। अब जो सिग्निफिकेशन ऑफ MIEC इन हेल्थ सेंटर, अगर हेल्थ सेंटर की बात करें तो हेल्थ सेंटर में कौन कौन से महत्व होते हैं। तो प्रत्येक सूचना प्रणाली की स्वास्थ्य देखभाल प्राधिकरण द्वारा पर्यवेक्षित की जाती है, मतलब प्रत्येक सूचना प्रणाली को सुपरवाइज्ड की जाती है। प्रत्येक प्राप्त सूचना मूल्यवान होती है और यह स्वास्थ्य संबंधी सारांशों को बनाने के लिए आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन आखिर सिस्टम होता क्या है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो सूचना प्रणाली आमतौर पे परस्पर, जैसे कि सूचना किसी को भी देना, इनपुट आउटपुट के थ्रू, जैसे भी किसी भी आंकड़े की सूचना किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देना ही क्या कहलाता है, सूचना प्रणाली कहलाता है। तो इसमें सूचना प्रणाली जो होता है आंकड़ों को, सूचनाओं को इकट्ठा कर, इनपुट उन्हें जोड़ तोड़ करके प्रोसेस से प्रसारित करके उद्देश्य लक्ष्य पाने की एक प्रतिपुष्टि व्यवस्था होती है, जो कि क्या कहलाता है, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे तक लोगों की बातों को संचार के थ्रू, चाहे जिसके भी थ्रू, अपनी बातों को पहुंचाना ही सूचना प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर कि ये क्या होता है। इसके थ्रू और देख लेते हैं आगे की भी जानकारी। होम विजिट, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है, इसी यूनिट सेकंड का ही है। तो होम विजिट देख लेते हैं होता क्या है। स्वास्थ्य कर्मी द्वारा अपने निर्धारित क्षेत्र में रोगों का पता लगाने, रोगों की रोकथाम करने, रोगी की देखभाल करने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने आदि के उद्देश्य से प्रत्येक परिवार के सदस्य से उनके निवास पर संपर्क करना ही गृह मुलाकात कहलाता है। कोई भी किसी जो स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि किसी भी रोग का पता लगाने के लिए
जाते हैं अपने जितने भी क्षेत्र होते हैं, जैसे कि 5,000 की पॉपुलेशन में ANM कार्य करती है, तो वो 5,000 के क्षेत्र में उसका जब जब टाइमिंग होता है तो वो होम विजिट करने जाती है। होम विजिट से क्या होता है कि लोगों को पता चल जाता है, ANM को पता चल जाता है कि उसके क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां हैं, कितने लोग प्रेग्नेंट हैं, जिससे वो समय रहते लोगों का बचाव कर सकती है। तो ये होता है होम होम विजिट। तो इसके सिद्धांत क्या होने चाहिए होम विजिट के? गृह मुलाकात का उद्देश्य सहित योजनाबद्ध होना चाहिए तथा रोगी के लिए हितकर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप होम विजिट करने गई, लोगों के घर गई, खाना पीना खाई, नाश्ता पानी करी, तो उससे आपको फ़ायदा हुआ ना, उनको क्या फ़ायदा हुआ? तो आप होम विजिट ऐसा करिए जिससे लोगों को कुछ ना कुछ लाभ हो सके। गृह मुलाकात का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए तथा लोगों की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर उनको आवश्यकता नहीं है तो फिर भी आप होम विजिट किए जा रही हैं, डेली किए जा रही हैं। ऐसे होम विजिट का क्या लाभ? हाँ, अगर किसी को कोई बीमारी हुई है तो आप 1 हफ्ते में जाइए, दूसरे हफ्ते में जाइए। इससे अगर उनकी बीमारी कैसी है कैसी नहीं है आपको पता चल सके, आप दवा दे सके, बस आपको इतने से ही मतलब रहना चाहिए। और उनके लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि आप जाकर घूम घूम के सबके घर पे बैठें। तो होम विजिट का उद्देश्य ये होता है। गृह मुलाकात रोगों की आवश्यकता के अनुसार लचीली नियमित होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप जा रही हैं होम विजिट करने तो आप थोड़ा लचीलेपन में जाइए, तथा जैसे कि बहुत ज़्यादा कठोरतम नहीं होना चाहिए। जैसे कि कैसे बताऊँ आप लोगों को, अपने फेस पे स्माइल रहना चाहिए तथा नियमित होनी चाहिए, जो भी नियम के अनुसार होनी चाहिए। और शिक्षा, गृह मुलाकात में अगर आप जाइए होम विजिट में तो लोगों को शिक्षा दीजिए कि हाँ कितने फैमिली प्लानिंग करने हैं, किस तरीके से फैमिली प्लानिंग आपको करनी है, इम्यूनाइजेशन करवाना है, और आपके प्रजनन स्वास्थ्य के क्या लाभ हैं, कैसे क्या करना है। समुदाय की स्वास्थ्य समस्याओं पर शिक्षा देनी चाहिए कि अगर जैसे कि कंटेनर वगैरह में पानी इकट्ठा ना करें, डेंगू के मच्छर हो सकते हैं गर्मी बारिश में, इन सब की चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहिए। गृह मुलाकात जो होता है लोगों की सब सुविधा के अनुसार होना चाहिए तथा ऐसा होना चाहिए जिससे लोग संतुष्ट हो सकें। आपकी होम विजिट करने से वो लोग संतुष्ट हो सकें। ऐसा नहीं है कि आप गई होम विजिट कर ली, उनको कोई आप उनके क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिए, तो फिर उस होम विजिट करने से क्या लाभ? तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। इसमें सेकेंड यूनिट में बस एक टॉपिक और बचा है कि कोल्ड स्टोरेज जो होता है, और बाकी सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आपसे यही मैं बोलूँगी कि जितना मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ, बस क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए उतना ही पढ़िए। और जितना मैं वो भी सॉल्व करवा चुकी हूँ, क्वेश्चन पेपर जितने आए हैं, शायद मैंने 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिए हैं। तो आप लोग जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं उसमें से ही आप लोग अगर पढ़ती हैं तो आई होप मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। अच्छे क्या, टॉपर भी हो सकते हैं। अगर आप लोग, मैंने जितना कंटेंट दिया है बस इतना ही पढ़िए, बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। बस आपकी टीचर्स आपको नोट्स दे भी रहे होंगे, नहीं भी दे रहे होंगे, कोई बात नहीं। बस जितना मैं लिखवा रही हूँ, जितना मैं आपको समझा रही हूँ, बस इतने का ही नोट्स बनाइए, शॉर्ट वे में बनाइए। अगर आप अच्छे नंबर नहीं आए तो मैं बोलूँगी आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, ओके। और मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है, मैं देखी हूँ किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, और मैंने पेपर एनालाइज भी किया है। तो अगर आप लोग अभी नहीं मान रहे हो, आप लोग को लग रहा होगा अभी मैं लेक्चर झाड़ रही हूँ, कोई बात नहीं। आप लोग जब एग्ज़ाम दोगे तो आप लोग को खुद ही पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस जितना पढ़ा रही हूँ उतना ही, इसी का शॉर्ट वे में नोट्स बना लो, इतना ही रट लो, और थोड़ा बहुत अपने मन से लिख देना एग्ज़ाम में। मुझे तो लगता है आप लोग को अपने मन से लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने इतने वो सॉल्व करवाए हैं प्रैक्टिस सेट, बस उसको देख लो आप लोग, और मैं जो वीडियो डाल रही हूँ उसके नोट्स बना लो, बस उतना सफिशिएंट है, और बाकी आपकी मर्ज़ी। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।